हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल ज्योति फन व्लॉग पर। तो आप सब देख रहे हैं दर्द से मोहब्बत 105। तो दोस्तों, इससे पहले इस कहानी के 104 भाग अपलोड हो चुके हैं चैनल पर। अगर आप सब ने नहीं पढ़ा है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आप सब ने अब तक पढ़ा था। अरमान अंशिका की तरफ देखते हुए बोलता है कि मेरे ऊपर से उठ जाओ, वरना हम दोनों ही शेर का डिनर बन जाएंगे। तो अरमान की बात सुनकर अंशिका को अब थोड़ा सा गुस्सा आ गया था और वो भी जल्दी से अरमान के ऊपर से उठती है। तो अरमान अभी जैसे ही उठता है तो अंशिका ने अरमान के सीने पर अपने पंच बनाकर जोर जोर से मारना शुरू कर दिया। तो वहीं अरमान, जो अभी अंशिका को ही प्यार से देख रहा था, अब देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होता है। तो अरमान ने अंशिका को रोका नहीं था, बल्कि उसका चेहरा पकड़कर बहुत ही प्यार से कहा कि अगर मारने का तुम्हें इतना ही ज़्यादा शौक है ना, तो ठीक है, तुम नीचे खड़ी रहो, शेर आएगा तो उससे लड़ लेना, मैं तो चढ़ रहा हूँ। तो अरमान अभी पेड़ पर चढ़ गया था और फिर एक मोटी सी डाल पर बैठ गया। तो वहीं अंशिका को अब अरमान पर थोड़ा सा गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो भी गुस्से से नीचे ही खड़ी रहती है। इतने में ही शेर एक बार फिर से जोर से दहाड़ता है। तो अंशिका को अब डर लगने लगा था और फिर तभी अरमान ने कहा कि अंशिका प्लीज तुम ऊपर आकर लड़ लेना मुझसे, चलो अब अपना हाथ दो और ऊपर आ जाओ। तो अंशिका ने भी कहा कि नहीं, मैं नहीं आ रही हूँ आपके पास, वरना आप फिर से ये कहेंगे कि मैं जानबूझकर आपका हाथ पकड़ती हूँ और आपके करीब आती हूँ। तो अरमान ने भी अब हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि अच्छा, तो कौन सा झूठ कहूँगा, मैं बिल्कुल सही तो कहूँगा ना, सच ही तो कह रहा हूँ कि तुम जानबूझकर ही मुझ पर अपने हाथ चलाती हो, जानबूझकर मुझे हाथ लगाती हो, तो कभी मेरी बाजू को पकड़ती हो तो कभी मेरे ऊपर आकर गिर जाती हो, मुझे पूरे ग्रीन सिग्नल देती हो तुम, और फिर चाहती हो कि मैं तुम्हारे ग्रीन सिग्नल को अच्छे से ग्रीन ना समझूं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो अंशिका को अब और भी ज़्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से से बोलती है कि तो फिर रहने दो, मुझे नीचे ही देख लेना, तुम जब शेर आएगा और मुझे खा जाएगा, तुम्हारा अच्छे से एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा और मुझसे बदला भी पूरा हो जाएगा। तो अरमान अभी अंशिका को समझाते हुए बोलता है कि अच्छा, ज़्यादा नखरे मत दिखाओ प्लीज़, तुम कोई मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, समझे तुम, जिसे मैं मनाऊंगा, और जल्दी से अब ऊपर आ जाओ, नहीं तो शेर आ जाएगा। तो अंशिका को अब अरमान की बात बिल्कुल सही लगने लगी थी कि वो उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। उसने भी अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और फिर अरमान ने अंशिका का हाथ पकड़ लिया। अरमान ने एक ही बार में अंशिका को ऊपर चढ़ा लिया और अंशिका भी उसकी गोद में आकर चढ़ जाती है। तो अंशिका तो अब कहीं ना कहीं अरमान की पावर देखकर बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गई थी और फिर वो खुद को देखने लगती है। तो अरमान ने फिर से कहा कि तुम खाना भी खाती हो या फिर सिर्फ दिमाग ही खाती हो, इतनी हल्की सी तो हो तुम। तो अंशिका भी गुस्से में अरमान को फिर से देखने लगती है और फिर दोनों ही एक डाल पर आकर बैठे हुए थे, दोनों ने ही पैर अक्रॉस किए हुए थे और दोनों का चेहरा अभी एक तरफ को था। धीरे धीरे ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगी थी और फिर अंशिका को भी थोड़ी सी ठंड लग रही थी, लेकिन वो अरमान से ये बिल्कुल भी नहीं कहना चाहती थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो उसका मजाक बनाए, नहीं तो अरमान अभी फिर से उसे छेड़ने का मौका नहीं छोड़ता था। तो वहीं अरमान का तो अब जैसे एडवेंचर हो रहा था। कभी कभी अंशिका को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता था कि ये अरमान सच्चा देवा है, ये वही है जो उस दिन इतने ज्यादा गुस्से में पापा से बहस कर रहा था, इतना ज्यादा एटीट्यूड था इसके अंदर, और आज आज तो ये बिल्कुल बच्चों की तरह बिहेव कर रहा था उसके साथ। और फिर थोड़ी देर के बाद अंशिका को अब और भी ज़्यादा ठंड लगने लगी थी और वो धीरे धीरे कांपने लगी। तो अरमान ने कहा कि क्या हुआ, ठंड लग रही है क्या? तो अंशिका को ठंड तो लग रही थी, लेकिन उसने फिर से हल्के से गुस्से में कहा कि नहीं, नहीं लग रही है मुझे ठंड, वरना तुम फिर से कहोगे कि मैं ये ग्रीन सिग्नल दे रही हूँ तुम्हें। तो अरमान ने फिर से हल्का सा मुस्कुरा कर कहा कि मतलब तुम्हें ठंड लग रही है, मगर तुम बताना नहीं चाहती हो ना, चलो मेरे पास आ जाओ, मेरे करीब आ जाओ। तो अंशिका ने ना में अपनी गर्दन हिला दी। तो अरमान ने भी अंशिका की कमर पर अपना हाथ रखा और फिर थोड़ा सा उसे अपने करीब खींचते हुए कहा कि अंशिका प्लीज मेरी बात सुनो, ठंड बहुत ज्यादा है, तुम्हें ठंड लग जाएगी, सुबह तक तुम मर जाओगी ठंड के मारे, समझे तुम, और प्रताप खानदान मुझे मारने के लिए दौड़ पड़ेगा, खासकर तुम्हारे वो पापा जो इतना ज्यादा गुस्सा करते हैं। तो अंशिका अब धीरे धीरे अरमान के करीब चली गई थी। तो अंशिका ने भी अब कांपती हुई आवाज में कहा कि मेरे पापा को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, समझे तुम, एक शब्द भी मत कहना मेरे पापा के खिलाफ, मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। तो अरमान ने भी अब अपना कोटी निकाला और फिर अंशिका को अच्छे से कवर करते हुए कहा कि हाँ हाँ पता है, तुम दुनिया की सबसे अच्छे पापा की सबसे अच्छी बेटी जो हो। ये तो इतना कहकर अभी अरमान अंशिका के हाथों को जोर जोर से रब करने लगता है। तो वहीं अंशिका से अब ठंड बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, उसे
और भी ज़्यादा ठंड लग रही थी। उसने धीरे धीरे अपना चेहरा अरमान के सीने पर रख लिया और फिर अरमान ने भी अपनी बाहें अंशिका की कमर पर लपेट दी। उसे अपनी बाहों में कस लिया और फिर उसकी कमर को धीरे धीरे से रब करने लगा। तो अरमान भी अब धीरे से समझ रहा था कि अंशिका को इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, इसीलिए वो उसके करीब आ रही है, इसीलिए वो उसकी कमर को और हाथ पैर को अच्छे से रब कर रहा था। तो वहीं अंशिका की गर्म सांसें अरमान के खोले हुए सीने पर पड़ रही थी, तो उसे भी ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके दिल में तो गुब्बारे फूल रहे हैं, जिसे वो कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था। और फिर थोड़ी देर के बाद अरमान ने महसूस किया कि अंशिका सो चुकी है, उसके सीने पर गर्म सांसें छोड़ रही है। तो अंशिका के सोते ही अरमान ने अपनी बाहें अंशिका पर और भी ज़्यादा मजबूत कर दी, जैसे वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा। और फिर धीरे धीरे रात गहरी होती चली गई। अंशिका तो अब सो ही गई थी, लेकिन अरमान, उसने तो 1 मिनट के लिए भी अपनी आंखों को बंद नहीं किया था। वो तो बस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी शेर से बहुत ज़्यादा डर लगता था। एक तो पहले ही वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था खुद को ऐसे डाल पर बैठकर, और ऊपर से वो जंगल और जानवरों में खतरा भी था। इसीलिए अरमान बिल्कुल भी नहीं सोया था, बस रात भर अंशिका को अपनी बाहों में लिए पेड़ पर ही बैठा रहता है और इधर उधर देखता रहता है कि कैसे वो इस जंगल से बाहर निकलेगा। और फिर इधर प्रताप हाउस में इस वक्त अंशिका जो आज भी घर नहीं पहुंची थी, तो सब फिर से बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे। सब बहुत ज़्यादा टेंशन में चक्कर लगा रहे थे। किट्टू गुस्से में हॉल में जोर जोर से चक्कर लगा रही थी, तो वहीं अवनी और दिशा भी साइड में खड़ी हो रही थी। तो किट्टू ने अवनी को देखकर कहा कि दीदी, मैं आपको बता रही हूँ कि ये लड़की किसी दिन ना कोई बहुत बड़ा कांड करके आ जाएगी घर पर, और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें अब इससे थोड़ा सा सख्ती से रहना पड़ेगा। तो अवनी ने कहा कि कैसी बातें कर रही हो किट्टू, वो हमारी बेटी है, कुछ उल्टा सीधा नहीं करेगी। किट्टू ने अभी गुस्से में फिर से कहा कि तो अब तक क्यों घर पर नहीं आई है, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो दिशा ने कहा कि किट्टू, हो सकता है वो अपनी फ्रेंड के साथ उसके घर पर रुक गई हो, हमें उसके फ्रेंड को कॉल कर लेना चाहिए और पूछ लेना चाहिए। तो अवनी ने भी अब दिशा की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ किट्टू, दिशा बिल्कुल ठीक कह रही है, हमें उसकी सारी फ्रेंड्स के पास कॉल करना चाहिए और पूछ लेना चाहिए कि वो उनके घर पर है या फिर नहीं। तो तीनों ने मिलकर अब अंशिका के सारे दोस्तों को एक एक करके कॉल कर लिया था, और फाइनली किसी एक लड़की ने फ़ोन उठाकर अंशिका को बचाने के लिए झूठ बोल दिया कि वो उसके घर पर ही है, अंशिका आज उसके घर पर ही रुकेगी। तो दिशा, अवनी, किट्टू तीनों ने ही अब सोचने लगती हैं कि अंशिका अपने फ्रेंड के घर पर रुक गई है, और फिर तीनों ही निश्चिंत हो गई थी। तीनों की टेंशन खत्म हो गई थी कि अंशिका अपनी फ्रेंड के घर पर है। तो वहीं डिनर करने के बाद अवनी जब कमरे में गई, तो नील अभी पैकिंग कर रहा था, क्योंकि उसे कल सुबह ही दिल्ली के लिए निकलना था। वो तीनों ही शोभित को ढूंढने के लिए जा रहे थे। तो अवनी ने अब नील को देखकर कहा कि नील, आप कहाँ पर जा रहे हो। तो नील ने कहा कि अवनी, तुम्हें भी ना बुढ़ापा आ गया है, सुबह तो बताया था मैंने कि मैं, रुद्र और शुभ निहाल चारों ही अब दिल्ली जा रहे हैं किसी काम से, बहुत ज़रूरी काम है, हम चारों को जाना होगा। तो अवनी ने भी अब अपने सिर पर हाथ मारकर कहा कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, लाइए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ, आपकी पैकिंग कर देती हूँ। तो अवनी अभी नील के कपड़ों को अच्छे से बैग में सेट करने लगती है। तो नील की उम्र भी अब थोड़ी सी हो गई थी, इसीलिए नील के शरीर को भी कोई छोटी मोटी बीमारियों ने भी घेर लिया था। इसीलिए अवनी ने एक बैग में सारी दवाई रखते हुए कहा कि नील, ये ना आपकी बीपी की दवाई है, और ये शुगर की, और पेन किलर भी रख देती हूँ मैं आपको, अगर कमर में दर्द होगा तो खा लेना, और हाँ, स्प्रे भी रख दिया है मैंने आपके पर्स में, जब दर्द होगा तो शुभ से लगवा लेना, और हाँ, टाइम से दवा खा लेना। अगर मुझे शुभ ने बताया कि आपने टाइम से दवा नहीं खाई है ना, तो फिर आपको मेरे गुस्से से कोई भी नहीं बचा पाएगा, समझे आप नील। तो दुनिया के लिए आप होंगे, आप 6 फुट के फेमस बिजनेस टाइकून, लेकिन मेरे लिए तो मेरे नील ही ना, कोई नहीं बचा पाएगा आपको मुझसे। कहते हुए अवनी अभी नील के कुर्ते का कॉलर ठीक करती रहती है। तो वहीं नील भी बस अब अवनी की चेहरे की तरफ ही देख रहा था, और प्यार भरी तिरछी नजर उसके फोटो पर थी। तो उसने भी उसकी कमर पर हाथ रखकर खुद से सटाते हुए कहा कि तुम्हें लगता है कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ, मैं बस दवाई खाता हूँ, बुढ़ा नहीं हुआ, समझे तुम। तो अवनी ने भी अब अपने हाथ नील की गर्दन पर लपेटते हुए कहा कि नहीं नील, आप ना बुढ़े हो गए हैं, सच में बहुत ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं, आपको नहीं पता, मगर मुझसे पूछिए कि आप कितने ज़्यादा बुढ़े हो गए हैं। तो अवनी ने अभी नील की दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा कि ये देखो, सफ़ेद बाल भी आ गए हैं, और हाँ, ये सिर के बाल तो आप बिल्कुल डाई किए हुए हो ना, इसलिए नहीं लगते। और ये कहते हुए अवनी जोर से हंसने लगती है। तो वहीं नील को अब अवनी की ऐसी हरकत पर थोड़ा सा गुस्सा आ गया था। तो नील ने अब अवनी पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा कि तो ठीक है, अभी बताता हूँ मैं कितना ज़्यादा
ज़्यादा बुढ़ा हो गया हूँ। और इतना कहकर नील ने अवनी को अपनी गोद में उठा लिया। तो वहीं अवनी तो अब नील की गोद में खिलखिलाकर हंस रही थी। आज भी अवनी और नील का प्यार वैसा का वैसा ही था जैसा 25 साल पहले था। दोनों ही एक दूसरे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। तो वहीं नील अवनी को उठाकर सीधा बेड पर लेकर आ गया था और फिर उसके ऊपर जाकर उसकी गर्दन पर अपना चेहरा रब करते हुए बोला कि हाँ हाँ, तो क्या कहती हो तुम कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ? अभी तुम्हें बताता हूँ। तो नील अवनी को अभी गुदगुदी कर रहा था और फिर अवनी भी जोर जोर से हंस रही थी। और फिर देखते ही देखते नील और अवनी ने फिर से एक दूसरे को चूम कर एक दूसरे में खो गए। तो वहीं दूसरी तरफ किट्टू रुद्र का सामान पैक कर रही थी और रुद्र भी बालकनी में खड़ा हुआ कुछ सोच रहा था। रुद्र कुछ गहरी सोच में था। पैकिंग करने के बाद किट्टू बालकनी में गई और फिर रुद्र ने किट्टू को साइड से गले लगाते हुए कहा कि अंशिका दिखाई नहीं दे रही है, कहाँ पर है मेरी बेटी आज? तो किट्टू ने कहा कि वो अपनी किसी फ्रेंड के घर पर है। तो रुद्र ने भी किट्टू को कसकर गले लगा लिया और फिर उसका माथा चूमकर बोला कि किट्टू, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम से दिल्ली जा रहा हूँ, प्लीज़ तुम अपने भगवान से कहना कि वो काम बन जाए। ये समझ लो कि किसी को किसी का बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार है, जो बरसों से किसी का इंतज़ार कर रहा है। हम उसका इंतज़ार ख़त्म करने के लिए जा रहे हैं किट्टू। तो किट्टू ने भी अब रुद्र की कमर पर अपने दोनों हाथ लपेट दिए और फिर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बहुत ही प्यार से कहा कि प्लीज़ रुद्र, आप फिक्र मत कीजिए ना, जिस भी काम से आप जा रहे हैं ना वो काम ज़रूर होगा। वैसे भी दादी कहती हैं कि जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा करने जाते हैं ना तो भगवान भी हमारा साथ ज़रूर देता है, तो भगवान आपका साथ जरूर देंगे। रुद्र भी बालकनी के सोफे पर बैठ गया और फिर किट्टू भी रुद्र के बराबर में आकर बैठ जाती है। दोनों ही बातें नहीं कर रहे थे, बस चांद को निहार रहे थे। हल्की हल्की सी ठंडी हवा वहाँ के माहौल को और भी ज़्यादा ठंडा बना रही थी कि तभी रुद्र एकदम से उठ गया और फिर अंदर से एक ब्लैंकेट लेकर आया और दोनों ही उस ब्लैंकेट को ओढ़कर वहाँ पर बैठ गए। धीरे धीरे रुद्र ने महसूस किया कि किट्टू भी उसके कंधे पर सिर रखकर सो गई है। तो रुद्र ने मुस्कुराकर किट्टू के अपने और भी ज़्यादा नज़दीक कर लिया और धीरे धीरे रुद्र की भी आंखें वहीं पर लग गई। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में सो गए। दोनों ही बालकनी के सोफे पर सो रहे थे और ऐसा ना जाने कितनी ही रातें रुद्र और किट्टू बालकनी के सोफे पर ही सो जाते थे। तो वहीं दूसरी तरफ दिशा जब पैकिंग कर रही थी तो शुभ दिशा को ही देख रहा था। तो दिशा भी बहुत ही ज़्यादा डिसेंट तरीके से पैकिंग कर रही थी। तभी शुभ ने दिशा के हाथों से वो कपड़े लिए और फिर उसे बैग में ठूंसते हुए कहा कि मैं बसने नहीं जा रहा हूँ वहाँ पर, जो इतने अच्छे से पैकिंग कर रही हो तुम, इतने अच्छे से कपड़े सजा रही हो, 2-3 दिनों के लिए ही तो जा रहा हूँ। तो शुभ ने अब जल्दी जल्दी से पैकिंग कर ली और फिर दिशा को अपने गले लगाते हुए बोला कि चलो ना दिशा, थोड़ा सा प्यार करते हैं। वहीं दिशा ने अब शुभ की कमर पर मारते हुए कहा कि ये क्या कर रहे हो आप, ऐसे कपड़े कौन ठूसता है, उम्र देखी है आपने अपनी। तो शुभ भी अब दिशा से थोड़ा सा दूर हुआ और फिर छोटी सी आंखें करके दिशा को देखते हुए बोला कि अरे पिकाचू, अभी तो मेरा बड़ा भाई भी बुढ़ा नहीं हुआ है, अभी तो दादा दादी भी एक ही कमरे में सोते हैं और तुम कह रही हो कि मेरी उम्र हो गई है, मैं बुढ़ा हो गया हूँ। ऐसा किसने कह दिया तुमसे, अभी तो मेरी जवानी शुरू हुई है। और ये सुनते ही दिशा ने अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली। तो वहीं शुभ हंसता हुआ दिशा को अपनी गोद में उठाकर सीधा बेड पर लेकर आ गया और फिर वो दोनों भी एक दूसरे के प्यार में खो गए। शुभ ने आज दिशा को जी भरकर प्यार किया था। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में लिपट कर बेड पर लेटे हुए थे। इधर सचदेवा हाउस में इस वक्त अरमान, जो आज भी घर पर नहीं आया था, तो शिखा और रूहान को काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो गई थी कि आखिर अरमान अब तक घर क्यों नहीं आया है। थोड़ी देर के बाद सब डाइनिंग टेबल पर आ गए थे, सब खाना खा रहे थे। तो रूही भी वहीं पर बैठी थी, लेकिन रूही से एक भी निवाला अभी गले से नहीं उतर रहा था। उसे जो काम नीलिमा ने करने के लिए कहा था, रूही वो काम करना नहीं चाहती थी। उसका दिल बहुत ज़्यादा डर रहा था वो काम करने के लिए, लेकिन उसके पास अभी दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। तो वहीं रूहान भी मन ही मन सोच रहा था कि हो ना हो मिसेस सचदेवा को अरमान की टेंशन जरूर हो रही है। कहीं ना कहीं रूहान के अंदर शिखा का एक सॉफ्ट कॉर्नर था, जो वो किसी को नहीं दिखाता था, जिसे वो चाहकर भी छुटला नहीं पा रहा था। तो शिखा जी अब रूहान से पूछना तो चाहती थी कि अरमान कहाँ पर है, अब तक वो आया क्यों नहीं, लेकिन वो जानती थी कि रूहान उसे कभी भी सीधा जवाब नहीं देगा। इसीलिए शिखा ने नीलिमा से घुमा फिरा कर पूछा कि इतनी रात हो गई है, अरमान घर पर नहीं आया, पता नहीं कहाँ पर रह गया है, प्लीज़ पता कर लीजिए कि वो वहाँ पर है या नहीं, ऑफिस में क्या बहुत ज़रूरी काम है क्या।
तो नीलिमा ने गुस्से में कहा कि तो तुम्हें क्या लगता है अरमान ऑफिस में क्या करता होगा, घूमता फिरता है क्या, काम ही करता होगा ना। जब से रूहान ने ऑफिस छोड़ा है तब से सारा दिन मेरा बेटा अरमान काम ही तो करता रहता है। तो नीलिमा के गुस्सा करने से शिका एकदम से चुप हो गई, लेकिन उसके सवाल का जवाब तो अभी भी उसे नहीं मिला था। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। चाहे जो भी था, शिका को अपने बच्चों की टेंशन बहुत ज़्यादा होती थी। तो वहीं रूही और शिका के बीच में कहीं ना कहीं दर्द का रिश्ता बनता जा रहा था। दोनों ही एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सहारा दे रही थी। तो रूही ने जब नीलिमा को शिका को डांटते हुए देखा तो मन ही मन कहा कि दादी कितनी ज़्यादा बुरी तरीके से आंटी से बात करती हैं। इनको शर्म नहीं आती है। यकीन नहीं आता है कि ये घर में सबसे ज़्यादा बड़ी हैं, लेकिन हरकतें तो देखो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है इनकी। रूही ने भी अब शिका की ओर देखा तो शिका ने भी अपनी नजरें चुरा ली। उसे बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। भला वो एक अनजान लड़की के सामने अपने दिल का क्या ही दर्द बयां कर पाती। तो लेकिन रूही शिका की बातों को अच्छे से समझते हुए नीलिमा की तरफ देखते हुए बोलती है कि अरमान कौन है। तो नीलिमा को अब रूही के सवाल पर बहुत ज़्यादा गुस्सा तो आ रहा था, लेकिन सबके सामने वो रूही पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उसने अपना गुस्सा दबाते हुए थोड़ा सा ऐंठन की आवाज़ में कहा कि मेरा दूसरा पोता। तभी रूहान ने कहा कि रूही कभी कभी अरमान अपने प्राइवेट विला पर भी चला जाता है। शायद आज भी वो वहीं पर चला गया होगा। हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए शायद वो घर पर नहीं आया। उसके लिए फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अरमान अब कोई बच्चा नहीं है। तो रूहान ने ये बात रूही को कही थी, लेकिन उसने सुनाई शिका को थी ताकि वो अरमान की तरफ से निश्चिंत हो जाए, उसके लिए परेशान ना हो। तो वहीं शिका ने जब देखा कि रूहान उसे इनडायरेक्टली जवाब दे रहा है तो उसका दिल भी एकदम से भर आया था। उसने फिर से अपने मन ही मन कहा कि तुम दोनों भाई कितना भी मुझे बुरा समझ लो, मैं इतनी ज़्यादा बुरी नहीं हूँ, लेकिन रहोगे तो तुम दोनों ही मेरे बेटे, मैं ही तुम दोनों की माँ हूँ। थोड़ी देर के बाद सबने डिनर कर लिया था और फिर डाइनिंग टेबल पर इस वक्त रूही और नीलिमा ही थे। तो रूही अभी जैसे ही उठकर वहां से जाने लगी तो नीलिमा ने उसकी बाजुओं को पकड़कर गुस्से में उसे बैठा दिया और फिर उसको आंखों में देखकर अपने दांत पीसते हुए गुस्से से बोली, यहाँ पर किसी के बारे में कुछ भी पूछने की जरूरत नहीं है तुम्हें, समझी तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है ना, वो कम से कम अच्छे से कर दो और चलती बनो यहाँ से, समझे तुम यहाँ रिश्ते बनाकर मुंह की खाओगी तुम। रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर रूही भी उठकर वहां से जाने लगी। तो नीलिमा ने एक बार फिर से उसे रोकते हुए गुस्से से कहा कि और हाँ, एक और बात, रूहान के कितना करीब जाना है पता है ना तुम्हें, और ये तुम डिसाइड करोगी। तुम्हारे और उसके बीच में कुछ हुआ, उसकी जिम्मेदार भी सिर्फ तुम ही होगी, तुम्हारे ऊपर ही होगी सारी जिम्मेदारी। इसीलिए सब सोच लेना, अपने कदम बहकाने से पहले ही रोक लेना, समझे तुम। और तुम्हारे पास वक्त भी बहुत ही ज़्यादा कम है। कोशिश करो कि जल्द से जल्द रूहान के दिल में तुम अपने लिए जगह बना लो, समझी तुम। तो रूही ने भी अब एक बार फिर से नम आंखों से नीलिमा की ओर देखा और हाँ में अपनी गर्दन हिलाकर धीरे धीरे कदमों से वहां से चली गई। तो रूही वहां से निकलकर सचदेवा हाउस के गार्डन में आ गई थी। तो रूही अभी गार्डन में खड़ी होकर चांद की तरफ देख रही थी और फिर मन ही मन सोच रही थी कि पता नहीं उसकी बहन कहाँ पर होगी, उसने कुछ खाया होगा या नहीं, कोई ने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा होगा। वो तो किसी से शिकायत भी नहीं कर सकती है और वो तो किसी से बोल भी नहीं सकती है। यही सब सोच सोच कर रूही की आंखों में आंसू बह रहे थे। उसे काफ़ी ज़्यादा डर था कि कहीं वो मास्क मैन उसकी बहन के साथ कुछ गलत न कर दे। और तभी रूही के कानों में एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या हुआ, रो क्यों रही हो तुम। तो रूही ने अभी जल्दी से अपने आंसुओं को पोंछ कर पलट कर देखा तो वहां पर रूहान, जो अपनी छड़ी लेकर गार्डन की तरफ आ रहा था। रूहान अभी रूही की तरफ ही आ रहा था। तो रूही भी जल्दी से अपने फेस को साफ करती है। रूही जल्दी से रूहान के पास गई और फिर उसकी बाजुओं को पकड़कर उसे गार्डन के पास लेकर आ जाती है। तो रूहान ने कहा कि मैं अंधा हूँ, लाचार नहीं हूँ, लेकिन तुम तो मेरी बाजू ऐसे पकड़ रही हो जैसे मैं अभी गिर जाऊंगा। मैं गिरूंगा नहीं, मेरा ही घर है, मुझे सब चीज़ पता है, कौन सा रास्ता किधर जाता है, किस तरफ को जाता है, मुझे सब पता है। तो रूही ने भी अब अपने आंसुओं को कंट्रोल करके कहा कि नहीं, मैं तो बस आपकी हेल्प कर रही थी, भगवान न करे आप कभी भी गिरे, मैं नहीं चाहती आप कभी भी गिर जाए। तो रूहान ने कहा कि और तुम्हारे भगवान ने मुझे किसी दिन सच में गिरा दिया तो। रूही बोलती है कि नहीं, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कभी नहीं गिरेंगे, अगर इंसान अपने रास्ते चलेगा ना तो कभी भी नहीं गिरेगा।
तो रूहान ने हल्का से मुस्कुरा कर कहा कि अच्छा, वो सब कुछ छोड़ो, ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो, किसी ने कुछ कहा क्या तुमसे? तो रूही ने भी अब अपने इमोशंस को कंट्रोल करके कहा कि नहीं, मैं तो नहीं रो रही थी, मैं तो बस चांद को देख रही थी, किसने कहा कि मैं रो रही हूँ? तो रूहान ने भी फिर से हंसकर कहा कि अरे, मैं सच में अंधा हूँ, लेकिन मुझे सुनाई देता है। अभी थोड़ी देर पहले तुम सुबह सुबह कर रो रही थी, अब बताओ कि तुम क्यों रो रही थी, किसने क्या कहा है तुमसे? तो रूही ने कहा कि कुछ नहीं, मुझे मेरी बहन की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। तो रूहान ने कहा कि अच्छा, तो उसे भी साथ में ले आती यहाँ पर। तो रूही ने कहा कि नहीं, बस वो यहाँ पर नहीं आ सकती थी, इसीलिए लेकर नहीं आई मैं, मगर अब उसकी याद आ रही है। तो रूहान को तो अब रूही पर बहुत ज़्यादा पहले से ही शक हो रहा था, इसीलिए उसने अपने शक को कंफर्म करते हुए कहा कि अच्छा रूही, तुम अमेरिका में कहाँ पर रहती थी, मुझे बताओगी क्या? और ये सुनते ही रूही की सांसें एकदम से रुक जाती हैं, उसे तो कुछ पता ही नहीं था। रूही ने तो अमेरिका का सिर्फ नाम ही सुना था, उसे तो ये भी नहीं पता था कि अमेरिका है कहाँ पर, और ना ही रूही ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। ये दोनों बहनें तो बस अनाथ आश्रम में बाहर ही कभी नहीं गई थी, वहीं पर रहती थी, तो इन्हें दुनिया भर की बातों के बारे में क्या ही पता होगा। दोनों ही अंदर रहती थी। तो रूही अभी सोच ही रही थी कि आखिर वहाँ पर रूहान को वो क्या जवाब दे। तो वहीं रूहान के चेहरे पर अब एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। तो रूहान ने भी फिर से रूही की तरफ देखते हुए कहा कि मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ रूही, अमेरिका में तुम कहाँ पर रहती थी? तो रूही अभी सोच रही थी कि वो रूहान के सवालों का जवाब दे, क्योंकि उसके पास तो कोई जवाब ही नहीं था। इतने में ही रूहान ने फिर से कहा कि क्या हुआ रूही, तुम बोल क्यों नहीं रही, अपने घर का एड्रेस नहीं पता क्या? तो रूही अभी कुछ बोलती उससे पहले ही वहाँ पर नीलिमा जी आ गई, और फिर उन्होंने रूही को देखकर कहा कि रूही, तुम यहाँ पर क्यों खड़ी हो, अंदर जाओ, तुम्हें सोना नहीं है क्या? आज तो तुम्हें नींद आ रही थी, तो फिर सोना नहीं है क्या तुम्हें? तो नीलिमा भी रूही को वहाँ से ले जाते हुए बोलती है कि चलो, काफ़ी ज़्यादा रात हो गई है ना, तो तुम सो जाओ, वरना तुम्हारी दादी यही कहेंगे कि मैंने तुम्हारा अच्छे से ख्याल नहीं रखा है। चलो, काफ़ी रात हो गई है ना, तुम अपने कमरे में जाकर सो जाओ। तो नीलिमा भी रूही को जल्दी से अंदर ले आती है। तो वहीं रूहान के चेहरे पर एक अच्छी सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसे जो रूही को लेकर शक था, वो शक अभी भी वैसा का वैसा ही बना रहता है। तो वहीं नीलिमा जो रूही को लेकर उसके कमरे में आ जाती है, और फिर उसका हाथ झटकते हुए गुस्से से बोलती है कि तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी अकल नहीं है क्या? तुम्हें बिल्कुल भी सेंस नहीं है? रूहान अंधा है, लेकिन उसके कान काम करते हैं, समझी तुम? अगर मैं नहीं आती तो शायद आज ही तुम्हारी चोरी पकड़ी जाती, समझी तुम? तुम्हें यहाँ पर जिस काम के लिए बुलाया गया है, उस काम पर जल्दी से ध्यान लगाओ। तुम रूहान को कोई बहाना बना सकती थी, लेकिन ऐसे खड़ी रहती हो जैसे तुम सच में अमेरिका के बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। इसका शक जो है ना तुम पर, वो यकीन में बदल जाएगा। तो रूही ने धीमी सी आवाज़ में कहा कि लेकिन दादी, मैं सच में नहीं जानती हूँ अमेरिका के बारे में, मैंने तो कभी अनाथ आश्रम से बाहर ही नहीं देखा। और ये सुनते ही नीलिमा ने अपने माथे पर चटाक से मारते हुए कहा कि मुझे तो समझ में नहीं आता है कि इस लड़के को भी तू ही लड़की मिली थी यहाँ पर लाने के लिए। तुझे देखकर तो मुझे अब बिल्कुल भी नहीं लगता है कि तू कभी भी रूहान को अपने करीब कर पाएगी, कभी भी उसके दिल में अपने लिए जगह बना पाएगी। फाइल चुराना तो दूर की बात है, खैर छोड़ो, अब जब तुम्हें हायर कर ही लिया है हमने, तो तुम अब अपना काम अच्छे से ध्यान से करो, समझी तुम? जितना ज़्यादा लेट करोगी, तुम्हारी बहन की जान को उतना ही ज़्यादा खतरा होगा। तो रूही ने अब एक बार फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा कि दादी, दादी मैं कैसे करूँगी, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़। मुझे रूहान जी से बहुत ज़्यादा सुलझे हुए लगते हैं, बहुत ज़्यादा तरस आता है उन पर, उनके साथ में बेईमानी करने में तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। तो नीलिमा को अब रूही के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। नीलिमा ने रूही के चेहरे को पकड़कर दबाते हुए गुस्से से कहा कि मैं तुम्हारे गिड़गिड़ाने से पिघलने वाली नहीं हूँ, समझी तुम? मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कुछ भी नहीं होगा। गिड़गिड़ाना है तो रूहान के पास जाओ, ज़रूरत पड़े तो उसका बिस्तर गर्म करो, उसके करीब जाओ, अपनी सबसे कीमती चीज़ उसे दे दो, लेकिन हाँ, कुछ भी करके बस वो फाइल उससे हासिल करके रहो, समझी तुम? अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना, तो अपनी बहन की लाश पर रोने के लिए तैयार रहना, तुम्हारी बहन को जान से मार देंगे हम, समझी तुम? इतना कहकर नीलिमा गुस्से से अब रूही को जोर से झटक देती है और वहाँ से चली जाती है। तो वहीं नीलिमा के जाने के बाद रूही फूट फूट कर रोने लगती है। उसे तो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे अपनी और अपनी बहन की जान को बचाए नीलिमा और उस मास्क मैन से।
अगली सुबह अंशिका की जब आंखें खुलती हैं तो उसने खुद को अरमान के बिल्कुल करीब देखा। तो वहीं अरमान ने भी अब अपनी दोनों बाहें अंशिका की कमर पर लपेटी हुई थी। दोनों ही एक दूसरे की बाहों में झूल रहे थे। तो अरमान अभी कुछ मिनट पहले ही सोया था और ठीक से सोया भी नहीं था कि अंशिका अरमान की बाहों में कसमसाने लगी। और फिर अरमान को भी समझ में आ गया था कि शायद अब सुबह हो गई है और अंशिका उठ गई है। तो अरमान भी जल्दी से अंगड़ाई लेता है और अपनी आंखें खोलने लगता है। अरमान ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और धीरे से अपनी आंखों को मला और फिर अंशिका की तरफ देखते हुए बोला कि चले अंशिका। तो अंशिका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और फिर थोड़ी देर के बाद अरमान ने पेड़ से जंप की और फिर अपनी दोनों ही बाहें फैलाकर अंशिका की तरफ देखते हुए कहा कि अंशिका चलो कूदो, मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर लूंगा। तो अंशिका ने डरते हुए ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं तो गिर जाऊंगी। तो अरमान ने फिर से कहा कि अरे तुम कूदो तो मैं पकड़ लूंगा तुम्हें। तो अंशिका ने फिर से ना में अपनी गर्दन हिला दी। अब अरमान को थोड़ा सा गुस्सा आने लगा था अंशिका पर। तो अरमान ने फिर से गुस्से से कहा कि अंशिका ठीक है, तुम मत कूदो, मैं जा रहा हूँ, तुम बैठी रहो वहीं पर झांसी की रानी बैठकर, समझे तुम। तो अंशिका भी अब थोड़ा सा मुंह बनाते हुए बोलती है कि अरमान मैं गिर जाऊंगी अगर ऐसे कूदूंगी। तो अरमान ने फिर से कहा कि मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा, कूदो तुम जल्दी से, आंखें बंद करो और जल्दी से कूद जाओ। तो अंशिका ने भी अब ऐसा ही किया। उसने अपनी आंखें जल्दी से बंद करी और एकदम से कूद गई और वो सीधा जाकर अरमान की बाहों में गिर जाती है। तो अरमान ने भी एक बार फिर से अंशिका को छेड़ते हुए कहा कि देखा देखा ना, कितनी ज़्यादा सुकून से मेरी बाहों में आकर गिर गई तुम, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है क्या तुम्हें मेरी बाहों में। एक बार भी नहीं कहा कि अरमान मैं उतरने की कोशिश करती हूँ, तुम्हें तो बस बहाना चाहिए, बस मेरे ऊपर कूदने का, बस मेरी बाहों में रहने का बहाना ढूंढती रहती हो तुम। और ये सुनते ही अंशिका ने अपनी आंखें खोली और फिर जल्दी से अरमान की गोद से उतर गई और फिर अरमान के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देते हुए गुस्से बोलती है कि इसीलिए इसीलिए नहीं कूद रही थी मैं, समझे तुम। मैं अच्छे से जानती थी कि तुम एक भी मौका नहीं छोड़ोगे मुझे छेड़ने का, मुझे जानबूझकर ऐसे परेशान करते हो ना तुम। तो अरमान ने भी थोड़ा सा हंसते हुए कहा कि ओ मेरी झांसी की रानी, मैं बहुत ही ज़्यादा शरीफ इंसान हूँ, अगर मौके की फिराक में रहता ना तो कल रात मौके का अच्छे से फ़ायदा उठाता मैं, समझी तुम। अब चलो चुपचाप से मेरे पीछे पीछे, और ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अरमान अभी ये बात बोलकर वहां से चला गया। तो वहीं अंशिका को अभी ये बात सीधा दिल पर जाकर लग जाती है। सच ही तो कहा था अरमान ने, अगर वो मौके का फ़ायदा उठाता तो शायद कल रात वो अच्छे से अंशिका के साथ उठा सकता था, उसके साथ कुछ भी गलत कर सकता था। लेकिन वो तो अंशिका का अच्छे से प्रोटेक्ट कर रहा था, अच्छे से ख्याल रख रहा था, जिसके चलते बेचारा खुद भी जंगल में ही आकर फंस गया था। थोड़ी देर चलने के बाद दोनों ही अब पक्के रास्ते पर आ गए थे। तो अरमान अभी आगे आगे चल रहा था और फिर अंशिका उसे फॉलो करती हुए उसके पीछे पीछे चल रही थी, उससे 4 कदम पीछे पीछे थी। या फिर ये कह सकते हैं कि अरमान जल्दी जल्दी चल रहा था और अंशिका जो काफ़ी ज़्यादा थक गई थी इसीलिए वो धीरे धीरे चल रही थी। तभी अंशिका ने कहा कि अरमान कौन सा तुम्हारी ट्रेन छूटी जा रही है जो इतनी तेज तेज से चल रहे हो तुम, धीरे धीरे भी तो चल सकते हो। तो अरमान ने भी बिना पलटे हुए कहा कि तुम्हें एक और रात जंगल में रुकना होगा, लेकिन मुझे जंगल में रुकने का कोई भी शौक नहीं है, मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर रुकना, मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना है, मुझे मेरे घर जाना है, मुझे बहुत सारे काम है, तुम्हारा जितना फ्री नहीं हूँ ना मैं, सचदेवा कंपनी अकेले संभालता हूँ, समझे तुम। तुम्हारे घर में तो बहुत सारे लोग हैं जो प्रताप इंडस्ट्री को अच्छे से संभालते हैं, अगर कोई नहीं भी जाएगा तो भी संभल जाएगी, मेरे घर में सिर्फ मैं हूँ, समझी। अब जल्दी जल्दी से चलो वरना वापस भी जा सकती हो तुम, उसी पेड़ की डाली पर जाकर बैठ जाना, वहाँ पर सेफ रहोगी तुम, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, अब तुम जाना चाहती हो तो जा सकती हो। तो अरमान की ये बात सुनकर आशिका ने थोड़ा सा मुंह बना लिया और फिर तभी वहाँ पर वही सारे बाउंसर्स आ गए थे जिन्होंने कल रात आशिका को पकड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इस बार सिर्फ 4-5 बाउंसर्स ही थे वहाँ पर, जिन्हें देखकर अरमान के पैर एकदम से रुक गए थे और फिर आशिका की तो सांसें जैसे रुक ही गई थी। आशिका बहुत ज़्यादा डर लगने लगी थी कि उसके सामने फिर से वही बाउंसर्स आ गए थे। आशिका धीरे धीरे अरमान के पास गई और फिर उसकी बाजू को पकड़कर अपना सलाइवा गटकने लगी और डरने लगी, उसकी सांसें तेज तेज से चल रही थी। तो वहीं अरमान ने कहा कि आशिका तुमने मुझे कल रात पूछा था ना कि मैंने ये बॉडी क्यों बना रखी है, आज तुम्हें बताता हूँ कि मैंने ये बॉडी क्यों बना रखी है, देखना चाहोगी तुम। तो आशिका ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो फिर अरमान बोलता है कि ठीक है जरा सा दूर हटो। तो आशिका एकदम से दूर हो गई और फिर अरमान ने अपनी शर्ट की बाजू को फोल्ड किया और फिर
फाइटिंग मोड में आ गया। उसकी नसें तन चुकी थी और फिर एक बाउंसर ने कहा कि ये लड़के, हमारी तुमसे कोई भी दुश्मनी नहीं है, तो अच्छा होगा, हमें बस वो लड़की चाहिए, वो मुझे दे दे। तो अरमान ने भी गुस्से से कहा कि मुझे हरा दो और फिर ये लड़की को लेकर जाओ, क्योंकि जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ ना, तब तक तो तुम इस लड़की को हाथ भी नहीं लगा सकते हो, ले जाने की तो बहुत दूर की बात है। तो बाउंसर्स भी अब सीधा फाइटिंग मोड में आते हुए गुस्से से बोलते हैं कि ये लड़के, सोच ले, हम चार हैं और तू सिर्फ अकेला है। तो अरमान ने कहा कि हाँ, मैं अकेला ही तुम चारों पे भारी हूँ, समझे तुम सब। तो इतना कहकर अरमान ने भी एक पंच एक बाउंसर्स के मुंह पर जोर से जड़ दिया था और फिर वो बाउंसर सीधा जाकर जमीन पे मुंह फैलाकर मुंह के बल गिर गया। तो अरमान ने भी दूसरे बाउंसर्स को भी पंच मारा और फिर वो भी जाकर जमीन पर गिर गया। अरमान ने तीसरे बाउंसर्स को भी घुमाकर एक लात मारी और फिर चौथे बाउंसर के पेट पर एक वार किया और फिर वो दोनों बाउंसर्स अरमान से 2 कदम पीछे हट गए। तो वहीं अंशिका ने भी जब अरमान को ऐसे फाइटिंग करते हुए देखा तो उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई थी और मुंह खुला का खुला रह गया था। उसे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात अरमान जिस हिसाब से भाग रहा था उन बाउंसर्स को देखकर अंशिका को लगा था कि शायद अरमान कभी भी फाइटिंग नहीं कर सकता है। लेकिन आज तो अरमान की फाइटिंग देखकर अंशिका भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो रही थी। उसे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी अरमान को ऐसे देखकर। और फिर देखते ही देखते अरमान ने उन चारों बाउंसर्स को बहुत ज़्यादा मारा और वो चारों बाउंसर्स अधमरा होकर अरमान से डर के भागने लगे। तो फिर वहीं अरमान ने एक बाउंसर्स का कॉलर पकड़कर गुस्से से उसे एक पंच मारते हुए कहा कि इस लड़की को पकड़ने के लिए क्यों आए थे, किसने भेजा है तुम्हें और क्या काम था तुम्हें इस लड़की से। बाउंसर्स अभी कुछ भी नहीं बोलता है। तो फिर अरमान ने फिर से उसके मुंह पर एक पंच मारा और फिर बोला कि कुछ पूछ रहा हूं ना मैं, इस लड़की को पकड़ने के लिए क्यों आए थे, किसने कहा था और किसने भेजा है तुम्हें, बताओ मुझे सच सच, नहीं तो यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा, वरना यहीं पर तुम्हारी कब्र बना दूंगा अभी के अभी। तो उस बाउंसर ने भी जैसे तैसे अरमान को थोड़ा सा धक्का दिया और जल्दी से वहां से भाग गया। सारे बाउंसर्स वहां से भाग गए थे। अंशिका भी जल्दी से अरमान के पास में आ गई और बहुत ही ज्यादा खुश होकर उछलते हुए बोली कि अरे वाह अरमान, सचा देवा, मुझे तो लगा था कि तुमने ये बॉडी सच में लड़कियों को दिखाने के लिए ही बना के रखी है, लेकिन तुमने तो लड़कियों को बचाने के लिए भी बना कर रखी है। मैंने नहीं सोचा था कि तुम इन बाउंसर्स को इतनी जल्दी मारोगे। तो वहीं अरमान अपने कपड़े झाड़ता हुआ बोलता है, अच्छा मेरे बाउंसर्स को तो तुमने भी घुमाकर लात मारी थी और यहाँ पर खड़ी होकर बस तमाशा देख रही थी, ये नहीं सोचा कि ये जाकर एक बाउंसर्स को अच्छे से पीट लो, मगर तुम तो यहाँ पर बस खुश हो रही थी देखकर। अरमान की बच्चों वाली बात सुनकर अंशिका को तो एकदम से हंसी आ गई थी और फिर अरमान को अपने गले लगाकर बोलती है कि अरमान, अरमान तुम ना सच में बहुत ज़्यादा अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो। अंशिका ने अभी जैसे अरमान को अपने गले लगाया हुआ था तो अरमान के रोंगटे भी एकदम से खड़े हो गए थे और दिल में एक अजीब सी बेचैनी उठ रही थी। तो अरमान ने फिर से धीरे से देखते हुए कहा कि अच्छा देखो, अब खुद ही आ गई हो ना मेरे पास और फिर कहोगे कि अरमान तुम मौके का फ़ायदा उठाते हो। अब बताओ, फ़ायदा नहीं उठाऊंगा तो क्या करूंगा मैं। और फिर ये सुनते ही अंशिका को अब और भी ज़्यादा हंसी आ गई थी अरमान पर और फिर उसने अरमान को खुद से थोड़ा सा दूर करते हुए कहा कि तुम उस टाइप के लड़के नहीं हो, मुझे पता है, जो मौके का फ़ायदा उठाते हैं, मुझे इतना तो अब समझ में आ गया है। और फिर इतना कहकर अंशिका आगे आगे चलने लगती है। तो वहीं अरमान के चेहरे पर भी एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई थी। फिर वो भी अंशिका के पीछे पीछे चलने लगता है। दोनों ही अब उस जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और करीब 20 मिनट चलने के बाद अंशिका काफ़ी ज़्यादा थकने लगती है। तो अंशिका ने कहा कि अरमान, अब मैं ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। तो अरमान ने कहा कि थक तो मैं भी बहुत ज़्यादा कह रहा हूँ, अब क्या करें। तो तभी वहाँ पर एक ट्रक वाला आ जाता है और फिर दोनों ने ही उस ट्रक वाले से लिफ्ट मांगी और ट्रक वाले ने भी दोनों को लिफ्ट दे दी। और फिर 20 मिनट के बाद ट्रक वाले ने दोनों को एक रास्ते पर आकर छोड़ दिया था, जहाँ अरमान ने ही उसे ट्रक को रोकने के लिए कहा था। तो वहाँ से अब 10 मिनट चलने के बाद दोनों ही प्रताप हाउस की तरफ आ गए थे। तो अंशिका को भी अब एक राहत की सांस आ गई थी कि वो अपने घर पर आ गई है। दोनों ही कुछ बोल नहीं रहे थे एक दूसरे से। अंशिका के चेहरे पर एक बहुत बड़ी सी मुस्कुराहट थी, शायद इसीलिए क्योंकि अरमान ने उसके दिल में अपने लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह तो बना ही ली थी। अरमान के लिए अब अंशिका कुछ स्पेशल फील कर रही थी। तो वहीं अरमान अंशिका के साथ बहुत ज़्यादा खुश था, उसके साथ से उसे भी कुछ अच्छा फील हो रहा था। दोनों ही प्रताप हाउस के गेट पर पहुंच गए थे, लेकिन दोनों ही जब अंदर गए तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने का नज़ारा देखकर अंशिका की आंखें और मुंह दोनों का खुला रह गया।
इधर सचादेवा हाउस में इस वक्त रूहान रोज की तरह सुबह सुबह बगीचे में चक्कर लगा रहा था, तो वहीं शिखा भी अजीत सचादेवा जी को गार्डन में शहर करा रही थी, उनकी व्हील चेयर को लेकर घुमा रही थी उन्हें। लेकिन दोनों ही अब अलग अलग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर थे। शिखा बार बार रूहान की तरफ देख रही थी। तभी नीलिमा रूही के कमरे में आती है और फिर रूही जो इस वक्त आराम से सो रही थी, नीलिमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया रूही पर। उसने भी एक नाइट स्टैंड से जग उठाया जिसमें पानी रखा हुआ था और फिर सारा का सारा पानी रूही के ऊपर डाल दिया। तो रूही भी झटके से एकदम से खड़ी हो गई और अपनी आंखें मलने लगी। नीलिमा ने भी कहा कि जानती हूँ तुम्हें सोने के लिए कभी भी इतना मखमली बिस्तर नहीं मिला होगा, कितनी भी आराम नहीं मिली होगी तुम्हें सोने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ पर कुंभकर्ण की तरह सोती रहोगी और हाँ, जिस काम के लिए आई हो उसे भूल जाओगी। तुम जिस काम के लिए यहाँ पर बुलाया है कि वो काम करो, समझे तुम। तो नीलिमा भी रूही की बाजू पकड़ती है और उसे बालकनी में लेकर आती है और फिर रूहान की तरफ इशारा करते हुए देखकर गुस्से से बोलती है कि रूहान इस घर में ज़्यादातर अकेले ही रहता है और फिर इससे अच्छा मौका तो तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। तुम्हें तो बस यही चाहिए ना कि उसके साथ तुम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, तो जाकर रूहान के साथ बात करो, उसके साथ नज़दीकियाँ बढ़ाओ। लेकिन हाँ, तुम तो यहाँ पर अपनी नींद पूरी करने के लगी हुई हो, कोई काम तुम्हें याद ही नहीं है जिसके लिए तुम यहाँ पर आई हो। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर सीधा कमरे से बाहर जाने लगी। तभी नीलिमा ने फिर से अपने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा कि अच्छा, तो इस हालत में जाओगी तुम बाहर, ऐसे भीगते हुए जाओगी तुम रूहान के पास, जाकर पहले अपने कपड़े चेंज करो, अच्छे से तैयार हो। तो रूही ने भी हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और फिर जल्दी से अपने कपड़े लेकर सीधा वॉशरूम में चली गई और थोड़ी देर के बाद अच्छे से तैयार होकर नीचे गार्डन में रूहान के पास में आ गई। तो रूही ने अब अपनी घबराहट को थोड़ा सा कंट्रोल किया और फिर धीरे से बोली कि मिस्टर रूहान, गुड मॉर्निंग, कैसा फील कर रहे हैं आप आज। तो रूही की आवाज़ से जब रूहान के कानों में गई तो उसने भी अब रूही को गुड मॉर्निंग विश करते हुए कहा कि वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रूही। तो रूही ने भी अब बातों को बढ़ाते हुए कहा कि मिस्टर रूहान, क्या आप सारा दिन घर पर ही रहते हैं, आप यहाँ पर ही रहते हो क्या। तो रूहान ने कहा कि नहीं, पहले मैं ऑफिस जाता था, सारा काम अच्छे से करता था, लेकिन जब से मेरी आंखें गई हैं ना, तब से मैं ज़्यादातर वक्त घर पे ही रहता हूँ और कोई काम ही नहीं है और मैं कर ही क्या सकता हूँ। बस मेरा भाई अरमान है जो कभी कभी मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ऑफिस लेकर चला जाता है। वैसे तुम क्यों पूछ रही हो, कुछ काम था क्या तुम्हें मुझसे। रूही ने भी जवाब देते हुए कहा कि नहीं मिस्टर रूहान, बस मुझे तो ऐसे ही पूछ रही थी मैं, कोई काम नहीं था आपसे। अगर आपको बुरा ना लगे तो हम दोनों कहीं घूमने चल सकते हैं क्या। तो रूहान ने भी हंसते हुए कहा कि तुम मुझसे दोस्ती करना चाहती हो क्या रूही। तो रूही ने भी ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा कि नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी, मुझे थोड़ा सा बाहर जाना था इसीलिए आपसे पूछ रही थी। तो रूहान ने भी चलते हुए कहा कि मतलब तुम मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहती हो रूही। तो रूही भी अब रूहान की तरफ देखते हुए बोलती है कि नहीं, मतलब करना चाहती हूँ, मतलब सॉरी, मेरे कहने का मतलब कि हाँ, मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ और फिर चलेंगे आप मेरे साथ। तो रूही के इतने ऊट पटांग जवाब सुनकर तो रूहान को हंसी ही आ गई थी। तो रूहान ने कहा कि कहाँ पर चलना चाहती हो तुम, पहले मुझे ये तो बताओ। तो रूही बोलती है कि जहाँ पर भी आप कहेंगे वहाँ पर। तो रूहान ने कहा कि मेरे लिए तो घर और बाहर एक जैसा ही है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता है, हर जगह बस अंधेरा ही लगता है। रूहान पूछता है रूही से कि चलो अब तुम बताओ कि तुम अपनी इन खूबसूरत सी आंखों से क्या देखना चाहती हो। तो रूही अब कुछ भी नहीं बोलती है, उसके पास तो अब रूहान को बोलने के लिए कोई जवाब नहीं था। तो रूहान ने भी फिर से कहा कि मैं जब भी तुमसे कोई सवाल पूछता हूँ तो तुम एकदम से चुप क्यों हो जाती हो, बताओ ना मुझे। रूही, कहाँ पर चलना चाहती हो, कहाँ पर घूमना है तुम्हें, बताओ मुझे, जहाँ भी तुम चाहती होगी ना हम वहाँ पर चलेंगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। तो रूही अभी कुछ भी नहीं बोलती है, उसे किसी भी जगह का पता ही नहीं था, वो तो बस रूहान से बात करने के लिए ऐसा बोल रही थी क्योंकि उसके पास कोई बात करने के लिए दूसरा ऑप्शन भी नहीं था। तभी रूहान के चेहरे पर फिर से एक छोटी सी मुस्कुराहट आ जाती है, जैसे उसने रूही की एक और चूड़ी पकड़ ली गई हो, इसीलिए वो धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। तो रूहान ने कहा कि अच्छा छोड़ो, तुम्हें यहाँ पर ज़्यादा जगह के बारे में नहीं पता होगा ना, तो तुम अमेरिका से आई हो ना, इसलिए शायद तुम हमें बता नहीं पा रही हो कि तुम्हें कहाँ पर घूमना है, इसीलिए तुम चुप हो जाती हो, है ना, मैंने सही कहा ना।
तो रूही ने भी अब रूहान की बातों में हाँ मिलाते हुए कहा कि जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा है आपने, मुझे यहाँ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मुझे यहाँ ज़्यादा जगह का भी नहीं पता है। तो रूहान ने भी फिर से मुस्कुरा कर कहा कि तो ठीक है रूही, आज शाम को रेडी रहना, हम दोनों ना डिनर पर चलेंगे, हम बाहर लेकर चलेंगे तुमको बाहर घुमाने के लिए। तो रूही ने भी मुस्कुरा कर हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तभी रूहान ने कहा कि गर्दन मत हिलाओ, मुंह से बोलो, मुंह से, तुम तो बोल सकती हो ना, तो फिर गर्दन क्यों हिलाती हो। तो रूही ने भी हैरानी से रूहान को देखा और फिर धीरे से बोली कि जी ठीक है। तो वहीं रूही और रूहान की ये बातें नीलिमा गार्डन की एक तरफ खड़ी होकर आराम से सुन रही थी। और जैसे ही नीलिमा ने ये सुना कि रूहान रूही को लेकर आज शाम डिनर के लिए जाएगा, नीलिमा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। नीलिमा सोच रही थी कि शायद रूही अब उसका काम अच्छे से कर पाएगी, रूहान भी उसकी बातों में आ रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ इस वक्त अंशिका और अरमान दोनों ही प्रताप हाउस के मेन गेट के पास खड़े हुए थे और पूरा का पूरा प्रताप हाउस उन सब को देख रहा था, उन दोनों को देखकर घूर रहा था। तो खासकर रुद्र शुभ नील तीनों ही आज दिल्ली के लिए निकलने वाले थे और फिर तीनों ही जब गार्डन में आए तो उनकी पत्नियां भी उन्हें छोड़ने के लिए बाहर तक आ गई थी। और तभी अंशिका और अरमान दोनों ही अंदर की तरफ आ रहे थे। जब सब ने उन दोनों को एक साथ में देखा तो सबकी भौंहें गुस्से से तन गई। तो वहीं किट्टू जो थोड़ा सा आगे आती है और फिर उसने अंशिका की बाजू को पकड़कर कहा कि कहाँ पर थी तुम रात में, कहाँ थी रात भर तू, घर पर क्यों नहीं आई, बताया नहीं तूने कि तू आज रात घर पर नहीं आएगी। तो अंशिका ने भी हैरानी से किट्टू को देखा और फिर धीरे से बोलती है कि माँ, क्या आप बार बार मुझे ऐसे शक भरी नज़रों से सवाल करने लगती हो, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है आप मुझे ऐसे सवाल भरी नज़रों से देखती हो। मेरी हालत देखकर क्या लग रहा है आपको, मैं कल रात कहाँ पर थी, किसके साथ थी, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या मेरी हालत देखकर। तो अंशिका ने ये बात फ्लो में बोल दी थी, लेकिन वही अवनी और किट्टू की नज़र अंशिका के ऊपर तो गई थी। तो अंशिका के कपड़े भी अभी बहुत ज़्यादा गंदे हो चुके थे, उसके चेहरे पर भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी लगी हुई थी, उसने अरमान का कोट पहना हुआ था। तो वहीं रुद्र ने जब अरमान को देखा तो उसके चेहरे पर भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा उभर आया और गुस्से से उसकी भौंहें तन गई और उसकी नसें तनने लगी थी। तो रुद्र ने भी अब फिर से बिना सोचे समझे ही अरमान का कॉलर गुस्से से पकड़ लिया और फिर अपने दांतों को पीसते हुए बोला कि तू फिर से मेरी बेटी को किडनैप करके लेकर गया था क्या, तूने फिर से मेरी बेटी को किडनैप किया है ना, इस बार तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। और ये सुनते ही अरमान की तो आंखें हैरानी से फैल गई थी और कान एकदम से खड़े हो गए। उसने भी रुद्र के हाथ अपने कॉलर से हटाते हुए कहा कि देखें मिस्टर प्रताप, मैं कोई भी आपकी बेटी को किडनैप करके नहीं लेकर गया था, मैं क्यों आपकी बेटी को किडनैप करूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी बेटी में। अरमान इससे ज़्यादा कुछ कहता उससे पहले ही रुद्र ने एक पंच अरमान को मारने के लिए उठा लिया था, लेकिन इस बार फिर से अरमान ने रुद्र का पंच हवा में ही रोक लिया था। तो रुद्र अभी जितना ज़्यादा गुस्से में अरमान को देखकर रहा था और फिर उसे मारने के लिए अपना हाथ उठा रहा था, अब उतना ही ज़्यादा गुस्सा अरमान को भी आ गया था। दोनों ही गुस्से से एक दूसरे की आंखों में घूर रहे थे। तो अरमान ने अब रुद्र का हाथ जोर से झटक दिया और फिर रुद्र जो 2 कदम पीछे हट गया। ये सब जब अंशिका ने देखा तो अंशिका को अरमान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उसने भी अपने पंच बनाकर गुस्से से अंशिका आगे आई और फिर उसने अरमान के कॉलर को पकड़कर गुस्से में कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को धक्का देने की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को हाथ लगाने की, तुमने ऐसा कैसे कर दिया, समझे तुम मिस्टर सचदेवा। यह सुनते ही अरमान का पारा भी एकदम से चढ़ गया। अरमान ने भी अंशिका को देखकर गुस्से में कहा कि मैंने तुम्हारे पापा को धक्का नहीं दिया है, समझी तुम, बल्कि तुम्हारे पापा ही बिना सोचे समझे मुझ पर हाथ उठा रहे हैं, जब देखो तब बस मुझे मारने के लिए अपना हाथ उठा देते हैं तुम्हारे पापा। तो अंशिका भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तो तुम मेरे पापा को धक्का दोगे, वो तुम्हें ऊपर हाथ उठाएंगे तो तुम उन्हें मारोगे, उन्हें धक्का दोगे। अरमान को भी गुस्सा अब बहुत ज़्यादा आ गया था। अरमान ने भी अंशिका की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा कि बड़ी एहसान फरामोश हो तुम, जैसा बाप वैसा ही बेटी, बाप बिना सोचे समझे हाथ उठाता है और बेटी काम निकलते ही गुस्सा करने लगती है, दोनों ही बाप बेटी बिल्कुल एक जैसे ही हो। तो अंशिका भी कुछ बोलती उससे पहले ही नील ने गुस्से में अंशिका को देखा और फिर बोला कि अंशिका बस बस करो, तुम चुप हो जाओ, एक शब्द और नहीं बोलोगी तुम, समझी तुम। तो अब अपने बड़े पापा की बात सुनकर अंशिका भी एकदम से चुप हो गई थी। तो वहीं रुद्र कुछ बोलने को हुआ तो नील ने भी रुद्र को भी उंगली दिखाते हुए कहा कि रुद्र रुद्र बस बहुत हुआ, बिना सोचे समझे हाथ मत उठाया करो तुम, किसी पे भी हाथ उठा देता है तू बिना सोचे समझे, समझा तू, तेरी भी गलती है। तो नील ने अब अरमान की तरफ देखा तो अरमान ने भी कहा कि बस कीजिए मिस्टर प्रताप, मैं आप सबका फैमिली ड्रामा देखने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ,
आपकी बेटी को सही सलामत आपके घर पर छोड़ने आया था। आपकी बेटी को मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है ना, अब आप अपनी बेटी को संभालिए। इतना कहकर अरमान अभी वहाँ से जाने लगता है। तो अरमान ने अभी 2 ही कदम आगे की तरफ बढ़ाए थे कि तभी नील ने फिर से कहा कि रुक जाओ अरमान, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो यहाँ से। तो अरमान ने भी अब बिना पलटे ही कहा कि तो फिर क्या, और ज़्यादा इंसल्ट करनी बाकी है क्या जो मैं करा के जाऊँगा यहाँ से। तो नील ने कहा कि अरमान, अपनी फैमिली की तरफ से मैं माफ़ी मांगता हूँ तुमसे। देखो, मैं तुम्हारे पापा से भी बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ माफ़ कर दो, हमारी फैमिली की तरफ से हम तुमसे माफ़ी मांगते हैं। जैसे ही नील ने ये बात कही तो अरमान एकदम से रुक गया और फिर उसने नील की तरफ देखकर कहा कि देखिए, प्लीज़ आप हाथ मत जोड़िए मेरे सामने, आप बहुत बड़े हैं मुझसे उम्र में, लेकिन अब मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना है। कल रात आपकी बेटी के पीछे पता नहीं कितने ज़्यादा बाउंसर्स पड़े थे और आपकी बेटी उनसे बचना चाहती थी। मैं नहीं होता ना तो शायद आपकी बेटी मर चुकी होती अब तक। इतना कहकर अरमान ने गुस्से में अंशिका की तरफ देखा और फिर अंशिका ने भी अपना मुंह गुस्से से अरमान की तरफ से फेर लिया। तो नील अभी कुछ बोलता उससे पहले ही अरमान ने कहा कि ठीक है, अब मैं चलता हूँ और मैं ये हमेशा दुआ करूंगा कि ये फैमिली अब मुझसे कभी भी दोबारा न टकराए, कभी भी आपका और हमारा सामना न पड़े। ये कहकर उसने रुद्र को गुस्से से देखा और जो उसे ही गुस्से से देख रहा था और फिर अरमान वहां से गुस्से से चला गया। तो नील ने भी अंशिका की तरफ देखा तो कल रात जो कुछ भी हुआ था अंशिका ने अपनी फैमिली को सारी चीजें बता दिया था। तो रुद्र ने भी एक बाउंसर्स की तरफ देखकर कहा कि पता करो कि इसके पीछे कौन पड़ा था, किसने भेजा था इसके पीछे बाउंसर्स को, मुझे एक एक खबर अच्छे से चाहिए। और फिर हाँ, उसने अंशिका को देखकर कहा कि आज से अकेले घर से बाहर नहीं जाओगी तुम, या तो उन बंदरों की टुकड़ी के साथ जाओगी या फिर इन बाउंसर्स के साथ जाओगी। आज से तुम्हारा अकेले घर से बाहर जाना बंद, समझी तुम, आज से तुम अकेले घर से बाहर नहीं जा सकती। अगर मैंने ये सुना कि तुम अकेले घर से बाहर गई हो तो तुम्हारे लिए ये अच्छा नहीं होगा, समझी तुम। तो अंशिका ने भी बड़ी ही मासूमियत के साथ हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। तो नील ने भी फिर से सबको देखकर कहा कि अब क्या यहीं पर खड़ी रहो कि तुम सब की सब जाओ, जाकर बंदरों की टुकड़ी की सेवा कर लो, क्योंकि जब तक हम सब घर पर रहते हैं तब तक तो उन बंदरों की टुकड़ी की सेवा होती नहीं है, तुम सब तो बाद में ही सेवा करती हो उन बंदरों की टुकड़ियों की। तो इतना कहकर घर की तीनों औरतें हाँ में अपनी गर्दन हिलाने लगती हैं और फिर अंदर की तरफ चली जाती हैं। तो वहीं तीनों भाई भी अब दिल्ली के लिए निकल गए थे और थोड़ी देर के बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। आज बंदरों की टुकड़ी को ऑफिस भी जाना था। तो वहीं अंशिका और नियति के बीच में अब काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग भी हो गई थी। तो अंशिका को अब नियति बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती थी। जैसे बंदरों को टुकड़ी ने सोच लिया था कि नियति उनकी भाभी बनेगी, वैसे ही अंशिका ने भी मन ही मन अपने भाई के सहारे के सपने देखने लगी थी, क्योंकि चुड़ैल भाभी तो घर में किसी को भी पसंद नहीं थी। अंशिका भी चुड़ैल भाभी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो नहीं चाहती थी कि कभी भी चुड़ैल भाभी निव्यांश की जिंदगी में वापस आए। और फिर थोड़ी देर के बाद अंशिका भी बेड पर बैठी हुई थी और फिर उसके तीनों माँ वहां पर खड़ी होकर उसे ही गुस्से से घूर रही थी। खासकर किट्टू किट्टू को तो अंशिका का अब एक भी काम पसंद नहीं आता था। उसे अंशिका के हर काम में गुस्सा आती थी, क्योंकि अंशिका के काम ही कुछ ऐसे ऊट पटांग होते थे। तो किट्टू ने भी गुस्से में अंशिका की तरफ देखते हुए कहा कि जब वो लड़का तुम्हें रात भर प्रोटेक्ट कर रहा था, तुम्हें बचा रहा था, तो तुमने क्या सोचकर उसका कॉलर पकड़ा, क्यों तुमने उसके इतना ज़्यादा गुस्सा किया? तुमको शर्म नहीं आती है कि जिसने तुम्हें रात भर जंगलों में बचाया तुम उसको मारने के लिए आगे आ गई? एक तो वो लड़का रात भर तुम्हारे लिए जंगलों में ऐसे भटकता रहा, तुम्हें वहीं छोड़कर आ जाता ना, और फिर शेर तुम्हें खा जाता, तब तुम्हें पता चलता कि क्या होता है किसी का एहसान। उसने तुम्हारी कितनी ज़्यादा हेल्प करी और तुम थी जो उसे मारने के लिए हाथ उठा रही थी, उसका कॉलर पकड़ रही थी। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी का आज का ये एपिसोड यहाँ पर समाप्त होता है। कल पता चलेगा अंशिका और अरमान के बीच क्या होगा।